हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसपी एकेडमी। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एमएसपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम क्षेत्रमिति से संबंधित सारे सूत्र देखेंगे। आप सभी जानते होंगे कि हम सभी चैप्टर वाइज मैथ के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक चैप्टर वाइज हम सारे सूत्र लेके आ रहे हैं। तो आप सभी ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस क्लास को सभी तक शेयर जरूर कीजिए। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा, तो सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट। सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में है वो सपने मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें लेकिन सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना, सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। तो दोस्तों आज की अब क्लास स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल, जिसको बोलेंगे त्रिभुज। क्या बोलेंगे हम? त्रिभुज। टॉपिक का नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। कितनी भुजाएं होनी चाहिए? तीन भुजाएं होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं तीन कोण होंगे। तीन भुजाएं, तीन कोण होंगे। और कैसी आकृति होनी चाहिए? बंद आकृति होनी चाहिए। कैसी आकृति होनी चाहिए? बंद आकृति होनी चाहिए। इसे हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। यानी हम इसका नाम क्या देंगे? ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल को हम इस प्रकार लिखेंगे। ट्रायंगल हमारे पास इस प्रकार की आकृति होती है, ये वाली। इसमें हमारे पास तीन भुजाएं ए, बी और सी। मैंने इन तीन भुजाओं का नाम दिया ए, बी और सी। और ये वाले हमारे पास क्या हो जाएंगे? तीन कोण होंगे। और ये आकृति कैसी है? बंद आकृति है। तो इससे संबंधित कुछ सूत्र है। फर्स्ट है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल होता क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल का अर्थ क्या होता है, पहले ये जानते हैं हम। तो क्षेत्रफल का अर्थ होता है कि इस आकृति ने कितना स्थान घेर लिया है, वही हमारे पास क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी समतलीय आकृतियों द्वारा गिरा हुआ भाग या गिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसमें देखो तीनों भुजाएं दे रखी है हमें अलग अलग, तो या सेम भी हो सकती है। तो हम इसके लिए हीरोन का सूत्र यूज करेंगे। कौन सा सूत्र? हीरोन का सूत्र, जिसे हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। क्षेत्रफल के लिए यूज करते हैं रूट ऑफ एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी भुजाएं है और जहां एस क्या हमारे पास? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप। एस क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप यानी मैं लिख सकता हूं एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। यह होता है अर्ध परिमाप। तो पूरा परिमाप क्या होगा त्रिभुज का? त्रिभुज का परिमाप होगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का योग। मैं ये भी बोल सकता हूं तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग, क्योंकि त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती है। तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा, जिसे हम पैरामीटर भी बोल सकते हैं। यानी परिमाप का अर्थ क्या होता है कि उसकी बाउंड्री कितनी है, उसकी बाउंड्री कितनी, वो उसकी तीनों भुजाओं का योग। यानी उसकी बाउंड्री हम बोलते हैं उसकी सीमाएं कहां से कहां तक लगती है, कितनी सीमा है, वो क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। अब हम दूसरा त्रिभुज का सूत्र की बात करते हैं, जिसके अंदर आपको आधार और ऊंचाई दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? एक तो आधार दे रखा होगा और एक क्या दे रखी होगी? ऊंचाई दे रखी होगी। उस कंडीशन में हम त्रिभुज का सूत्र किस प्रकार लगाएंगे, किस प्रकार हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे? तो उस कंडीशन में क्षेत्रफल का सूत्र होगा हमारे पास 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई किसका सूत्र है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब हमें आधार और ऊंचाई दे रखी होगी तब होगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। नेक्स्ट, त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज?
समबाहु त्रिभुज, जिसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तीनों भुजाएं बराबर होती है। कैसी होती है? बराबर होती है, इक्वल होती है। तो हम डायग्राम कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी जिसमें तीनों भुजाएं बराबर में लिख सकता हूँ, ए और ए, तीनों भुजाएं क्या है? बराबर है। तो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे पास √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और यदि इसकी परिमाप की बात की जाए तो परिमाप का सूत्र होता है 3 इंटू भुजा, यानी तीनों भुजाएं क्या है? बराबर है। तीनों भुजाएं क्या है? बराबर है, तो 3 इंटू भुजा होगी। यदि आपको इसकी ऊंचाई ज्ञात करने को बोले कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ये वाली क्या होगी, तो हम लिखेंगे ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू भुजा। √3/2 इंटू भुजा, इस समबाहु त्रिभुज की क्या आ जाएगी? ऊंचाई आ जाएगी। और यदि आपको पूछे जब शीर्ष लंब दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ? शीर्ष लंब दिया हुआ है। शीर्ष लंब हमें तीनों शीर्ष लंब दिया हुआ है और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे। क्या पूछे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम क्या सूत्र लगाएंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर शीर्ष लंबों का योग। शीर्ष लंबों का योग, शीर्ष लंबों का योग का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास? √3। शीर्ष लंबों का स्क्वायर, शीर्ष लंबों के योग का स्क्वायर अपॉन √3, ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हमें शीर्ष लंब दिए वो, यानी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। इसी प्रकार ये दूसरा शीर्ष लंब और ये तीसरा शीर्ष लंब, जब शीर्ष लंब दियो तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट दूसरा प्रकार है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज यानी समद्विबाहु त्रिभुज को बोलते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी दो भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। दो भुजाएं क्या होती है? बराबर, और एक तीसरी भुजा अलग होती है। तो उसके लिए किस प्रकार? इस प्रकार का एक डायग्राम बना देता हूं मैं, जिसमें दो भुजाएं ए और ये हो जाएगी बी। दो भुजाएं बराबर हो तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर b/4 √4a² माइनस b²। क्या फॉर्मूला है? b/4 √4a² माइनस b², समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और यदि इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है तो ऊंचाई का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 √4b² माइनस a²। ये होगा इसकी ऊंचाई ज्ञात करने का ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र। अगला आता है तीसरा प्रकार, ये तो दूसरा, और तीसरा आता है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। जिसका एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। कुछ डायग्राम इस तरह से बनेगा जिसका एक कोण कितने का आ जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। इस 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होती है, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/2 इंटू लंब इंटू आधार, लंब इंटू आधार, या मैं इसको ये भी बोल सकता हूं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। लंब को ही क्या बोल सकते हैं? ऊंचाई। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। या मैं बोल सकता हूं 1/2 इंटू समकोण की भुजाओं का गुणनफल, जो समकोण बना रही है उन भुजाओं का गुणनफल। अब आता है शीर्ष लंब, ये वाला। इस शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। किसकी लंबाई? शीर्ष लंब की लंबाई, यानी जो 90 डिग्री से जाता है शीर्ष लंब की लंबाई, उसकी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? शीर्ष लंब की लंबाई जो 90 डिग्री से ये वाला, उसकी लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है
लंब गुणा आधार, लंब गुणा आधार या आधार गुणा लंब बटा कर्ण, लंब गुणा आधार बटा कर्ण, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? शेष लंब की लंबाई। दूसरी आकृति हमारे पास चतुर्भुज, जिसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, यानी चतुर्भुज का अर्थ है चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, जिसमें चार भुजाएं होती है और चार भुजाएं भी क्या होनी चाहिए? बंद आकृति होनी चाहिए, उसे हम चतुर्भुज कहेंगे। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 90 डिग्री होता है, सॉरी 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री, चारों कोणों का योग। अब हम इस चतुर्भुज में सबसे पहले हम वर्ग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वर्ग, यानी जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। चारों भुजाएं बराबर व 90 डिग्री का कोण हो, चारों भुजाएं बराबर व चारों कोण 90 डिग्री के हो, चारों कोण 90 डिग्री के हो, उसे हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज। जिसको मैंने चारों भुजाओं का नाम दे दिया ए। चारों भुजाएं क्या है? बराबर है। सबसे पहले परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग, यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। मैं लिख सकता हूं 4 इंटू भुजा। क्या लिख सकता हूं? 4 इंटू भुजा, चतुर्भुज वर्ग का परिमाप। और क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग का? वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूं भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। ये किसका क्षेत्रफल का सूत्र है? वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है। यदि आपको पूछ ले विकर्ण क्या होगा, विकर्ण की लंबाई क्या होगी, हम बोल सकते हैं, या सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी, इसको हम विकर्ण बोलते हैं। वो होगा √2 गुणा भुजा। किसकी लंबाई होगी? विकर्ण की लंबाई होगी। और यदि आपको विकर्ण दे रखा है, विकर्ण दिया हुआ है और क्षेत्रफल पूछ ले कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम सूत्र लगाएंगे क्षेत्रफल का, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। ये किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल, जब विकर्ण दिया हुआ हो। नेक्स्ट आकृति हमारे पास आयत। कौन सा चतुर्भुज का प्रकार है? आयत, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री, या बोल सकते हैं समकोण होता है। क्या होता है? समकोण होता है। यानी मैं बोल सकता हूँ फिगर इस प्रकार होगा, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। इसको बोल दिया लंबाई, इसको बोल दिया चौड़ाई। तो क्षेत्रफल पूछेंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्षेत्रफल का सूत्र है। और यदि परिमाप की बात की जाए तो परिमाप होगा चारों भुजाओं का योग, लंबाई गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई। यानी मैं बोल सकता हूँ 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हो जाएगा हमारे पास किसका फॉर्मूला? परिमाप का। और विकर्ण ज्ञात करना हो तो विकर्ण का सूत्र हो जाएगा √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये सूत्र होगा हमारे पास विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास है
समचतुर्भुज, समचतुर्भुज जिसको बोलते हैं रोम्बस, यानी चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। चारों भुजाएं बराबर होती है और ये कैसी होती है? दो भुजाओं आपस में, दो भुजाओं का जोड़ा क्या होता है? समांतर होता है। यानी इस तरह से मैं बोल सकता हूं समचतुर्भुज की आकृति इस तरह से होगी। ये होगा विकर्ण इसका, ये क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते हैं तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा हमारे पास 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल, विकिरणों का गुणनफल। जो विकिरण है उसको गुणा कर दीजिए गुणनफल। मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ 1/2 इंटू D1 गुणा D2, विकिरण फर्स्ट गुणा विकिरण सेकेंड। या क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। और ऊंचाई ये हमें जब ऊंचाई दे रखी होती तब हम लगाएंगे आधार इंटू ऊंचाई। आधार हो जाएगा जहां पर ऊंचाई आती है वो होता आधार, आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ लिख सकते हैं इस क्षेत्रफल को और भाग लिखना चाहते हैं जब हमें केवल भुजा दे रखी हो तो हम लिख सकते हैं, जब भुजा दी हुई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये कब लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला? ये वाला तभी लगेगा जब ये भुजा और विकिरण दे रखा हो तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब भुजा और विकिरण दे रखा हो तो 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज के क्षेत्र में भी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हीरोन्स का सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे? हीरोन का सूत्र। तब हमारे पास क्या आ जाएगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब आता है दूसरा समांतर चतुर्भुज। अगला प्रकार कौन सा है? समांतर चतुर्भुज, जिसमें क्या होता है? सम्मुख भुजाएं तो समांतर होती है, सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। विकिरण बराबर नहीं होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज हमारे पास इस प्रकार का होगा जिसमें हमारे पास क्या होगा? आयत को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, आयत को क्या कर दो? थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, यानी थोड़ा सा झुकाव ज्यादा कर दो तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज बनेगा। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। किसका सूत्र है? त्रिभुज समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जिसमें आधार हमें ये वाला दे रखा होगा और ये वाली इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? आधार दिया हुआ होगा। और यदि आधार और ऊंचाई न देखे, दोनों भुजाएं दे रखी हो, क्या दे रखी हो? दोनों भुजाएं और विकिरण दिया हुआ हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला दूसरा सूत्र लगाएंगे जिसमें होगा 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज के क्षेत्रफल में भी हमारे पास बहुत सारे सूत्र हैं, उसमें से हम लगाएंगे हीरोन्स का सूत्र। कौन सा लगाएंगे? हीरोन्स का सूत्र। यानी हीरोन के सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जब हमें ये वाला विकिरण और दो भुजाएं दे रखी हो तब। नेक्स्ट है हमारे पास समलंब चतुर्भुज। कौन सा हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कैसा होता है? जिसमें दो भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। ओनली दो भुजाएं, केवल दो भुजाएं क्या हो? समांतर हो। केवल और केवल 2 भुजाएं, ओनली 2 भुजाएं, और 2 भुजाएं के समांतर नहीं होगी। आकृति किस प्रकार बनेगी? कुछ आकृति इस प्रकार भी बन सकती है या आकृति कुछ इस प्रकार भी बन सकती है, यानी यह समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। ये किसका फॉर्मूला हो गया? इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू ऊंचाई होगी ये वाली, जिसको ऊंचाई को मैं बोल सकता हूं समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ऊंचाई क्या हो सकती है? समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, भुजाओं के बीच की दूरी को भी हम क्या बोल सकते हैं? ऊंचाई बोल सकते हैं। और समलंब चतुर्भुज का परिमाप चारों भुजाओं का योग। परिमाप क्या हो जाएगा? चारों भुजाओं का योग। कोई भी चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना हो तो चारों भुजाओं का क्या होगा? योग होगा। उसे हम क्या कहेंगे? परिमाप कहेंगे।
चारों भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप। अगली आकृति आती है हमारे पास केवल और केवल चतुर्भुज। ओनली क्या लिखा हुआ है? चतुर्भुज। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कब? जब हमें क्या देता है? एक चतुर्भुज दे देता है, कुछ इस तरह से एक चतुर्भुज दे दिया, एक चतुर्भुज दे दिया, उसमें हमें एक विकिर्ण दिया हुआ है और विकिर्ण पर डाल दिए लंब। एक लंब ये है और दूसरा लंब ये है, दो लंब डाले हुए हैं और इन दोनों लंबों की ऊंचाई h1 और h2 है और ये डायगोनल है, विकिर्ण है। अब आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा हमारे पास 1/2 इंटू विकिर्ण पर डाले गए लंबों का योग, विकिर्ण पर डाले गए लंबों का योग, विकिर्ण पर डाले गए लंबों की ऊंचाई का योग। क्या होगा फॉर्मूला? 1/2 इंटू विकिर्ण पर डाले गए लंबों का योग, उसकी लंबाइयों का योग, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1/2 इंटू विकिर्ण h1 प्लस h2। ये h1 और h2 ये विकिर्ण हो गया। दूसरा आता हमारे पास लास्ट चतुर्भुज में चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज कैसा होता है? एक वर्त के अंदर उसकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक चतुर्भुज बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। वर्त के अंदर की तरफ भुजाओं को टच करते हुए बनाएगा चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा क्षेत्रफल बराबर रूट ऑफ s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, s माइनस डी। और s क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा 2। ये होगा s ज्ञात करने का फॉर्मूला। और ये चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल और इन दोनों का परिमाप, सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास आकृति समतलीय आकृति वर्त, जिसको बोलते हैं सर्किल। सर्किल क्या होता है? एक फिक्स बिंदु, हमारे पास एक फिक्स बिंदु है, निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। क्या हो गई वर्त की परिभाषा? एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं? हम वर्त कहते हैं। यहाँ बहुत सारे क्या है? बिंदु है, बिंदुओं के समूह को ही क्या कहते हैं? वर्त कहते हैं। और वो फिक्स बिंदु से समान दूरी पर होते हैं, निश्चित बिंदु से। यह हो गई वर्त की परिभाषा। इस फिक्स यहाँ से यहाँ तक को हम त्रिज्या बोलते हैं आर। आर को क्या बोलेंगे हम? त्रिज्या। ओ क्या हमारे पास केंद्र बिंदु है। तो इसका क्षेत्रफल, सबसे पहले वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा हमारे पास? पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और इसकी परिधि या परिमाप या सरकमफ्रेंस की बात करें तो 2 पाई आर। क्या होगा? 2 पाई आर। पाई की वैल्यू हम 3.14 या 22/7 लेते हैं। और आर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? त्रिज्या। इस वर्ग के अंदर अनंत त्रिज्याएं होती है। कितनी त्रिज्याएं होती है? अनंत त्रिज्याएं होती है। हम इसमें गिन भी नहीं सकते, उतनी क्या होती है? त्रिज्या होती है। और अनंत ही क्या होते हैं? व्यास होते हैं। अनंत भी क्या होते हैं? व्यास अनंत होते हैं। कितने होते हैं? अनंत होते हैं। इन दोनों को हम गिन नहीं सकते। और व्यास क्या होता है हमारे पास? त्रिज्या का डबल। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास? व्यास आ जाएगा। त्रिज्या का क्या कर दो? डबल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? व्यास। या व्यास का आधा करेंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। यह तो गई वर्त से क्षेत्रफल, परिधि और व्यास का फॉर्मूला। अब आता अर्धवर्त। अर्धवर्त, अर्धवर्त, वर्त का आधा। ये वर्त था, इसका आधा भाग कर दिया तो हमारे पास क्या कहलाएगा? अर्धवर्त। अब इस अर्धवर्त में यहां से यहां तक क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो अर्धवर्त है, वर्त का आधा है, तो क्षेत्रफल को भी आधा कर दो, पाई आर स्क्वायर बटा 2। पाई आर स्क्वायर बटा 2, ये हो गया वर्त का क्षेत्रफल। और इसकी परिधि की बात करेंगे, हम परिधि का सूत्र जानने की कोशिश करेंगे तो इसका आधा, 2 पाई आर का आधा पाई आर। अब ये अर्धवर्त की परिधि नहीं है, अभी तक अधूरा फॉर्मूला है,
क्योंकि परिधि क्या होती है, उसकी बाउंड्री। देखो ये तो हो गई पाई आर, कितनी हो गई पाई आर, फिर ये भी तो लाइन है, इसको मैं क्या बोलता हूं डी, तो पाई आर प्लस डी, या बोल सकते हैं पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r, क्योंकि ये r और r कितना हो गया 2r हो गया, ये भी तो इसकी परिधि के अंदर शामिल होगा, तो ये अर्धवर्त का क्षेत्रफल और इसकी परिधि है। नेक्स्ट आता है वर्त के त्रिज्याखंड, जो वर्त है उसके त्रिज्याखंड, वर्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड, वर्त का ही भाग है त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड क्या होता है, एक सर्किल होता है, इस सर्किल के अंदर दो त्रिज्याओं और एक चाप के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है, दो त्रिज्याएं और एक चाप, यहां से यहां तक जो सरकमफ्रेंस का एक पार्ट है इसको बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं, चाप। आपको इसका क्षेत्रफल पूछा गया, चाप का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, किसका क्षेत्रफल है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। या इसका दूसरा फॉर्मूला है एक और, त्रिज्याखंड का दूसरा फॉर्मूला का क्षेत्रफल ज्ञात करने का दूसरा फॉर्मूला होगा हमारे पास 1/2 इंटू एल गुणा आर। एल हमारे पास है चाप की लंबाई, एल क्या है, चाप की लंबाई, और आर क्या हमारे पास, त्रिज्या, आर क्या है, त्रिज्या, एल है चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र, चाप की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, पाई आर थीटा अपॉन 180, पाई आर थीटा अपॉन 180। थीटा यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कोण होगा, ये कोण कितना भी बन सकता है। और यदि आपको पूछ ले इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/2 इंटू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी चौथा हिस्सा। चतुर्थांश में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 90/360 1/4 हो जाएगा, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। यदि आपको इसकी परिधि ज्ञात करनी, त्रिज्याखंड की परिधि, त्रिज्याखंड की परिधि ज्ञात करनी हमें, या परिमाप ज्ञात करना, तो हम बोलेंगे चाप की लंबाई L प्लस आर प्लस आर 2r, r प्लस आर 2r हो जाएगा। अब आपको बात करते हैं वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल, और वह भी कौन सा वर्तखंड, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, और ये किसका है, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखो वर्तखंड कैसा होता है, एक सर्किल होता है, सर्किल के अंदर एक सर्किल के अंदर हमारे पास क्या होती है, जीवा, जीवा और चाप द्वारा बना भाग क्या कहलाता है, वर्तखंड कहलाता है। और ये हो जाएगी रेडियस, और ये भी त्रिज्या हो जाएगी आर, और आर यहाँ पर थीटा कोण बनेगा। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, किसका हो जाएगा, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछे, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे हम, वर्तखंड का, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, किसका हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट आता है वलय का क्षेत्रफल, वलय, वलय क्या होता है पहले, फिर उसके क्षेत्रफल देखें। वलय होता है रिंग, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रिंग, वर्त के अंदर वर्त। तो इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जो मैंने ये वाला बनाया है एक रिंग, उस रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसको बोलते हैं वलय, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल।
क्या होगा वलय का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या r1 है और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या r2 है, तो मैं बोलूँगा पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, ये वलय का क्षेत्रफल। और वलय की परिधि, वलय की परिधि, परिधि क्या होती है, सरकमफ्रेंस, क्या हो जाएगी हमारे पास पाई r1 प्लस r2, 2 पाई r1 प्लस r2, यानी एरिया में क्या होगा, बड़े वर्त में से छोटे वाले वर्त क्या करेंगे माइनस, तो वलय का क्षेत्रफल आ गया। अब परिधि में क्या होगा, बाउंड्री, देखो ये भी तो वर्त की बाउंड्री है, तो ये अंदर वाली बाउंड्री पाई r1 और ये बाहर वाली बाउंड्री पाई r2 पाई r2, ये हो गई परिधि का फॉर्मूला। यानी क्या होता है 2 पाई r, तो 2 पाई r1 2 पाई r2, 2 पाई कॉमन लिया तो r1 प्लस r2, ये तो गए वलय का क्षेत्रफल। अगला है r त्रिज्या वाले, r त्रिज्या वाले वर्त के अंदर, वर्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल, बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए पहले आकृति कैसी बनेगी, एक वर्त है और उसके अंदर कंद क्या बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ इस तरह से, और उसकी त्रिज्या क्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या r है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या क्या है r है, तो इसके अंदर को बने वर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 2r स्क्वायर, क्या होगा 2r स्क्वायर, ये हो गया। अगला पॉइंट r त्रिज्या वाले, r त्रिज्या वाले अर्धवर्त के अंदर, अर्धवर्त के अंदर बने वर्त, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो अर्धवर्त है उसके अंदर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा r स्क्वायर। अर्धवर्त इस तरह से बनेगा, इसके अंदर एक त्रिभुज कुछ इस तरह से बन जाएगा, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया तो हम लिखेंगे 1/2 सॉरी r स्क्वायर, क्या लिखेंगे केवल r स्क्वायर, अर्धवर्त के अंदर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। डायग्राम में कुछ इस तरह से बना देता हूं, यह अर्धवर्त है और इसके अंदर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल r स्क्वायर होता है। नेक्स्ट हमारे पास समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के अंत्यवर्त का क्षेत्रफल, अंत्यवर्त का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के अंदर बने वर्त का क्षेत्रफल, यानी एक समबाहु त्रिभुज इस तरह से है, इस समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वर्त बन रहा है, उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुछ इस प्रकार बनेगा, उस वर्त का क्षेत्रफल होगा पाई/12 इंटू भुजा का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, और अंत्यवर्त की त्रिज्या, अंत्यवर्त की त्रिज्या क्या होगी, तो अंत्यवर्त की त्रिज्या होगी भुजा/2√3, किसकी हो जाएगी, अंत्यवर्त की त्रिज्या ये r। अगला पॉइंट है समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के बाह्य वर्त की, बाह्य वर्त का क्षेत्रफल, तो क्या होगा बाह्य वर्त का क्षेत्रफल पाई/3 भुजा का स्क्वायर, पाई/3 भुजा का स्क्वायर, और बाह्य वर्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो हम बोलेंगे बाह्य वर्त की त्रिज्या भुजा/√3, भुजा/√3, ये बाह्य वर्त की त्रिज्या है। यानी एक समबाहु त्रिभुज है, इसके बाहर की भुजाओं को टच करते हुए एक वर्त बनेगा, बाह्य वर्त कहलाएगा। तो ये हो गया अंत्यवर्त और ये हो गया बाह्य वर्त। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट या महत्वपूर्ण बिंदु कुछ क्षेत्रफल से संबंधित है। क्षेत्रफल में हमेशा, फर्स्ट पॉइंट है क्षेत्रफल में हमेशा क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा वर्ग इकाई होता है। क्या होता है, वर्ग इकाई, या इकाई का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इकाई का स्क्वायर, ये क्या होता है क्षेत्रफल।
का मात्रक, यानी इसके पीछे क्या यूनिट लगाएंगे। दूसरा पॉइंट है परिमाप का मात्रक। परिमाप का मात्रक हमेशा केवल इकाई आता है, इसमें ना तो वर्ग लगेगा ना क्यूब लगेगा, ओनली इकाई। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, इसमें आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर या मीटर का स्क्वायर। अगला पॉइंट है आपको टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है, फर्श के अंदर बिछाई जाने वाली टाइलों की संख्या। तो कैसे ज्ञात करेंगे, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल अपॉन टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइलों की संख्या। यदि पहिए द्वारा चक्रों की संख्या, पहिए द्वारा चक्रों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, कुल तय दूरी, यानी पहिए ने कुल कितनी तय की गई, कुल तय दूरी कितनी है उसको भाग देना है वर्त की परिधि से, वर्त की परिधि से क्या देना है, भाग देना है। वर्त की परिधि यानी हम पहिए की परिधि से क्या देंगे, भाग देंगे। अगला, पहिए द्वारा तय दूरी या एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी वर्त की परिधि के बराबर होती है, तय दूरी वर्त की परिधि के बराबर होती है। अगला पॉइंट हमारे पास लास्ट पॉइंट है कि यदि हमें, लास्ट पॉइंट क्या है इसमें, तो ये हो गया हमें दौड़ लगानी है, दौड़ लगाना या दौड़ लगाना या किसी आकृति के चारों तरफ बाड़ लगाना या बाड़ लगाना, इसका मतलब है उसके क्या ज्ञात करना, परिमाप ज्ञात करना आकृति का या परिधि ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, परिधि या परिमाप। कब ज्ञात किया जाएगा, हमें बोलना उसके चारों तरफ दौड़ लगाइए या बाड़ लगाना, चारों तरफ दौड़ लगाना, चारों ओर दौड़ लगाना या बाड़ लगाने का अर्थ है परिमाप या परिधि ज्ञात कीजिए उस आकृति की। इस तरह से हमारे पास मेंसुरेशन यानी 2D आकृतियों का क्षेत्रफल से संबंधित सारे सूत्र एक ही क्लास में कंप्लीट कर लिए हमने। तो इस क्लास को अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।